नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी है बल्कि आज बदलते वक्त की जरूरत भी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हमारे दर्शक भी हमें लगातार देख रहे हैं। तो आज जिस खास मेहमान को हम आपके बीच लेकर आए हैं, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी की गिनती तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स में होती है। साल 2000 बैच की आईपीएस लक्ष्मी सिंह जी मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं और लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करके उन्होंने लखनऊ के ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रही और उसके बाद समाजशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालांकि कुछ पारिवारिक घटनाक्रम ऐसे रहे जिसके बाद उन्होंने आईपीएस बनने की ठान ली। आईपीएस बनने का संकल्प लेकर जी तोड़कर मेहनत की और यूपीएससी की परीक्षा में लक्ष्मी सिंह जी की ओवरऑल 33rd रैंक आई। वो चाहती तो बहुत आसानी से आईएएस बनकर आराम की और एक कंफर्टेबल जिंदगी भी जा सकती थी प्रोफेशनली, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि आईपीएस ही बनना है। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस बैच की टॉपर रही लक्ष्मी सिंह जी को ट्रेनिंग के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में बेस्ट प्रोबेशनर का खिताब भी मिला और ट्रेनिंग के दौरान बैच टॉप करने पर प्रधानमंत्री का सिल्वर बैटन और 9mm की पिस्टल इनाम में मिली। अचीवमेंट्स इतने हैं कि अगर हम बताने लगे तो शायद आधा घंटा निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि संकलित करके ये अचीवमेंट्स आपके सामने जरूर रखें क्योंकि ये आज की हर लड़की के लिए एक प्रेरणा है। डकैत प्रभावित चित्रकूट जिले की कप्तान रहते हुए लक्ष्मी सिंह जी ने खुद को फील्ड दमदार ऑफिसर के रूप में स्थापित किया और कई कुख्यात डकैतों का सफाया किया। आज भी पाठा के जंगलों में लोग लक्ष्मी सिंह जी के मुखबिर नेटवर्क की तारीफ करते हैं। आगरा के डीआईजी रहते हुए शहर को सांप्रदायिक दंगे से बचाया। योगी सरकार में लखनऊ की आईजी रहने के दौरान कई बार सरकार को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाया। तो मित्रों, फेहरिस्त बहुत लंबी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे बीच में पधार चुकी हैं लक्ष्मी सिंह जी। लक्ष्मी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क की टीम पर। ये मेरा सौभाग्य है आज आपके बीच में आके इतने सुधीजनों से वार्तालाप करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। हमने आपकी अचीवमेंट्स बताई, लेकिन ये कहानी जब हम बहुत सारी लड़कियों के बीच में ले जाते हैं तो एक ऐसी भी कहानी है जिसमें रूट से ही संकल्प है। हमने बताया आपकी 33rd भी रैंक आई, आप आईएएस में जा सकती थी, लेकिन फिर भी आपने आईपीएस बनने की ठानी। इसके पीछे कोई खास वजह है? आपने कोई संकल्प लिया था क्या महिलाओं लड़कियों के लिए, या उसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, सिविल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जिसके माध्यम से आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और संविधान प्रदत्त अगर शक्तियों का हम लोग रोज़ाना हर मामले में कहीं ना कहीं अच्छे रूप से इस्तेमाल करें तो मेरा मानना है कि हम लोग समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करते हुए लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पुलिस के माध्यम से, पुलिस सर्विसेज के माध्यम से ये करने का मुझे मौका 25 साल की सर्विस में रोज़ मिला है और इसके लिए मैं बहुत ईश्वर की आभारी भी हूँ और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे मौके मिलते रहेंगे। जी, जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं तो महिलाओं का, खास तौर पर जिस दौर में आपने सिविल सर्विसेज में एंट्री की, बहुत आसान नहीं रहा होगा। चाहे वो आपका सिलेक्शन हो, आईपीएस चुनने का संकल्प हो और उसके बाद शुरुआत होती है ट्रेनिंग की, तो अपने आप में जो माहौल होता है एकेडमी का, जहां पर पहले से ही मेल डोमिनेंस है, तो कुछ वहां की बातें बताइए। हमारे ऑफिस की बहुत सारी महिला सहयोगी हैं, बहुत दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, जब हम सर्विसेज में आए थे तो सीधे पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज के बाद पहुँच गए थे और सर्विस में आने के बाद मैंने एमए किया है। अच्छा। तो सर्विसेज के लिए जब हम एकेडमी में गए थे तो विमेन इनटेक उस समय बहुत कम होता था, नंबर 1। बहुत सारी महिलाएं सर्विसेज की हार्डशिप को देखते हुए आईपीएस ऑप्ट नहीं करती थी और हमारी सर्विस की ट्रेनिंग के दौरान पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं होते। आईपीएस ऑफिसर इंडिया में कहीं भी काम करे, आईपीएस ऑफिसर होता है, तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग दोनों के लिए रहती हैं, सेम स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन दोनों के लिए रहता है। तो जितना लोग जेंटलमैन ऑफिसर्स दौड़ेंगे उतना ही हमें भी दौड़ना होता है, उतना ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ स्टेमिना कि आप सारा दिन विभिन्न झंझावतों से झेलते हुए और अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए यू स्टे इंटैक्ट। तो ये जो ट्रेनिंग है आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी बहुत टफ बनाती है। मुझे याद है एक बार किरण बेदी जी ने इस पर कमेंट किया था, वो तो पहली महिला आईपीएस रही, तो उन्होंने बताया था कि एकेडमी के अंदर जब वो सेलेक्ट होकर आई थी तो शायद ऐसा कोई अरेंजमेंट भी नहीं था कि किसी फीमेल के लिए कपड़े बदलने का स्थान अलग होता हो।
ये सब रहता है। ये फील्ड में आने के समय जब हम लोग शुरू में आए थे तो ये हम लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलने को मिली थी, क्योंकि महिला सेंट्रिक सुविधाएं आमतौर पर थानों में या और कहीं नहीं रहते थे, और सारा दिन अगर आप बाहर हैं तो आपको बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। बट जैसा मैंने कहा, ट्रेनिंग अच्छी है, और ट्रेनिंग आपको एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे, एक यंग ग्रेजुएट से आईपीएस ऑफिसर्स में तब्दील करती है। हमने ट्रेनिंग का यही लक्ष्य रखा था कि आई शुड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट माई सेल्फ, और ये मैं सभी से कहती हूँ, आज हम जितना अच्छे हैं कल कोशिश करना चाहिए कि उससे थोड़ा सा हम और आगे जाए। और कई बार ऐसा रहा ट्रेनिंग के दौरान कि फिजिकल हैंडीकैप होने के बावजूद विल पावर जो होता है जी, हम लोगों को 25 किलोमीटर दौड़ना था, और 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुका था। ये पहली दौड़ थी आपकी 25 किलोमीटर? हाँ, ये पहली दौड़ थी 25 किलोमीटर की, और उसमें 4-5 किलोमीटर तो आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं, 8 किलोमीटर बहुत खींच लेते हैं, उसके बाद इट्स जस्ट योर विल पावर दैट कीप्स यू गोइंग ऑन। और हमने यही बोला था कि मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ, दैट इवनिंग स्टेज विथ मी। किसी विपरीत परिस्थिति में जब आप खड़े होते हैं तो आप वही याद करते हैं कि कैसे दिमाग ने कहा था, योर हार्ट टेल्स यू, योर माइंड टेल्स यू, एक कदम, एक बार में बस एक कदम आगे, नेक्स्ट एक कदम आगे, और वो फिर 25 किलोमीटर पूरा हुआ। मुझे लगता है कि वो शायद बेस्ट माइलस्टोन अचीवमेंट मैं मानती हूँ, जब मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि मेरा स्टेमिना मुझे अलाउ करेगा इसको करने का। आप 20 किलो का पिट्ठू बांधते हैं, एक राइफल लेते हैं, बेल्ट में गोलियों का पूरा एक पेटी लेके चलते हैं, बहुत हेवी होता है वो पूरा गियर, देन यू ran for 25 kilometers. I think that is one of the milestone achievements, and that taught me what my mind is capable of. जहाँ पे आपका शरीर हार मान ले, जहाँ पे आपको लगे कि अब इससे आगे बढ़ना संभव नहीं है, वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको दिल और दिमाग दोनों एक करके उनको हावी हो देने चाहिए, और वो आपको फिर वो पूरा करवा देंगे और आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी जी, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। तो एक मजबूत ट्रेनिंग से आप गुजरी, एक मजबूत जर्नी आप करके आई हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एकेडमी तक या फोर्सेस के लिए नहीं, ये तो मुझे लगता है आज हर लड़की की ज़रूरत बन चुकी है कि किसी ना किसी लेवल पर खुद को ट्रेन करना है, क्योंकि आज आत्म सुरक्षा और रक्षा को लेकर देश में एक माहौल भी है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम दशकों से इस पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो घर से बाहर निकलने की बात हो, वो मार्केट जाने की बात हो, वो वर्क प्लेस जाने की बात हो, कहीं भी किसी को भी किसी तरह की ट्रेनिंग, सुरक्षा, आत्मरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बदलते सिनेरियो में आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, लड़कियां आउटगोइंग है, वो कल्चर नहीं है कि 9 to 5 जॉब्स है। ये 9 to 5 रात वाला भी हो सकता है, ये 12 से 9 भी हो सकता है। तो ऐसे में आज इस ट्रेनिंग की ज़रूरत को आप आम लड़की के लिए किस तरह समझाना चाहेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि हम अब एक कॉस्मोपॉलिटन वेल डेवलप्ड नेशन की परिभाषा में आ चुके हैं। उसका एक पिछले 5-7 सालों में जिस तेज़ी से भारत आगे बढ़ा है, उसमें आपने ये बात ज़रूर गौर की होगी कि हमारे यहाँ काफ़ी काम करने के जो तरीके हैं और लोगों को अवसर देने के जो तरीके हैं, उसमें काफ़ी इक्वालिटी आ गई है। अब कोई भी इनटेक होता है, जैसे यूपी पुलिस के पिछले 4.5 सालों में जितने भी पुलिस में इनटेक हुए हैं, मैंडेटरीली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट विदाउट एनी रिजर्वेशन 30%, 28%, 32% विमेन इनटेक हमारे यहाँ आ ही आ रहा है। यही बात हम कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं। इसके लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जो हमारा समाज है उसमें भी ये ट्रांजिटरी फेज है। लोगों को, बच्चियों को घर से निकलते देखना, अपना एक इंडिपेंडेंट अपना अस्तित्व बनाते देखना और उसको एक्सेप्ट करना, ये 2 फेजेस होते हैं। तो इसके लिए मैं सभी बच्चियों को ये बोलूँगी, ये आपको अपॉर्चुनिटी कई बार नहीं मिलेगी, एक बार मिलती है। हमारा परिवेश ऐसा है कि महिलाओं को बार बार मौका नहीं देता है। तो आपको जो मौका मिलेगा, यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आप जितना इनर्टली स्ट्रांग हैं, अंदर से आप जितने मजबूत हैं, आपको आपके सिविल राइट्स के बारे में मालूम है, आपके अपने लीगल राइट्स के बारे में मालूम है, आपको सरकार क्या क्या सुविधाएं देती है, इसके बारे में अगर आपको मालूम है तो नॉलेज इस पार, आपको फिर कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता है, और आपको अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि आप के काम करने के परिवेश में
जितनी आपकी पहले की पीढ़ी की महिलाओं को जो जो उन्होंने दिक्कतें देखी होंगी, जो परेशानियां महसूस की होंगी, इसके निवारण के लिए बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें एकदम से इतना इजी हो गया है। पुलिस के लिए भी इजी हो गया है, पब्लिक के लिए मतलब लॉज जानना इजी हो गया है, या उनके लिए बहुत सेंसिटिविटी जो है वो लॉज में उसके प्रोविजंस हैं? उसमें प्रोविजंस के माध्यम से ही मैं बोलना चाह रही थी कि जो छोटे छोटे क्राइम हैं जिनके लिए पहले के लॉ में आईपीसी में कोई धारा ही नहीं थी और हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि इसको एक स्वैपिंग धारा के अंतर्गत ला के रख दीजिए। अब आपके पास स्टॉकिंग के लिए धारा है, कोई आपको झांसा देता है और आपसे संबंध बनाता है, आपका हैरासमेंट करता है, उसके लिए धारा है, कोई राह चलते आपको ईव टीजिंग कर देता है, उसके लिए अलग धारा है। वर्क प्लेस में जो आपके प्रोटेक्शन का कस्टोडियन होता है, वो अगर कस्टोडियन आपकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है या आपकी प्ली को नहीं सुनता है, उसके लिए अलग से धारा है। तो सरकार ने काफ़ी इस नए कानून के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाया है, सशक्त बनाया है और उनके राइट्स की रक्षा करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है। ओनली थिंग इज वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। वो हमें मालूम होना चाहिए, इजीली अवेलेबल है। और आपको जो सुप्रीम कोर्ट की विशाखा जजमेंट है, बहुत सालों से विशाखा जजमेंट की हम लोग बात करते आ रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको प्रतिपादित करते आए हैं कि वर्क प्लेस में किसी विमेन फोक का हरासमेंट अगर हमें रोकना है तो विशाखा कमेटी के गाइडलाइंस के अनुरूप उसमें कमेटियों का बनना अनिवार्य किया गया है। गवर्नमेंट आज की तारीख में पॉश एक्ट ले आई है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट ले आई है। उसमें वो मैंडेटरी करती है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिक्स सेक्टर, कॉरपोरेट हो, एमएनसीज हो, कहीं भी हो, अगर इंडिया के उस पर डोमेन के ऊपर उसका ऑफिस इस्टेब्लिश्ड है तो उसके कार्यालयों में पॉश के लिए आपकी कमेटी बनाना ज़रूरी है। उस कमेटी का प्रचार प्रसार कराना ज़रूरी है ताकि ऑल एम्प्लॉयज़ वेदर मेल और फीमेल, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए जानना जरूरी है कि कमेटी का प्रावधान जुड़ा सवाल है। पॉश को लेकर एक परसेप्शन ये भी है कि इसमें कितनी सजा होती है। मान लीजिए ये सभी महिलाएं हैं, ऑफिस में काम करती हैं, एक ऑफिस का जो हेल्दी कल्चर होना चाहिए, पॉश के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जा सकता है? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी थिन लाइन है, लोग बच भी जाते हैं। तो क्या पुलिसिंग में ऐसे केस भी आते हैं आपके पास कि जो पॉश से सॉल्व नहीं हो पाए? उसके बाद आते हैं। हाँ। और मेरा इसमें 2 आपको कमेंट्स रहेंगे। पॉश की समिति जो जांच करती है वो अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसमें दंड प्रावधान देती है। अगर हम ये पाते हैं कि हाँ किसी महिला का हैरेसमेंट हुआ और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो पुलिस को तत्काल नोटिफाई करना उसका उत्तरदायित्व है। तो पुलिस भी क्या उसी पॉश रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेट करती है? हमारा जो इनिशियल बेस होता है वो पॉश कमेटी की रिपोर्ट होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वी टेक इनटू कंसिडरेशन और क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी जो धाराएं हैं वो आपकी पॉश कमेटी पर उतनी स्ट्रिक्टली लागू नहीं होंगी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सारे एविडेंसेस जिसको आप ने कहा हो और पॉश कमेटी ने ये कहा हो कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करने में सक्षम है, उसके अनुरूप कार्रवाई करने में सक्षम है। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉशन सिर्फ ये रहता है कि किसी कमेटी का जो आपका वो है सक्सेस है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि उस कानून का या उस कमेटी का या उस नियम का मिसयूज ना हो। अगर ये जनरेशन उसका मिसयूज करेगी तो आगे वाले जनरेशन के लिए वो दरवाजा बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और जब वो दरवाजा बंद हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, तो फिर उसमें आपके लिए आगे आपकी जो लेगेसी है वो लेगेसी विड्रॉन हो जाती है। तो हम लोग की जनरेशन के महिलाएं जहाँ पर आपके लिए इतना संघर्ष करके लाए हैं, आपके लिए एक स्मूथ प्लेइंग फील्ड बना के लाए हैं, तो इस जनरेशन का ये काम होगा कि आप भी अपने लिए फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्मूथ दें। जैसे आपका डाउरी हरासमेंट का नियम था, अनफॉर्चुनेटली उसके इतने मिसयूज के केसेस सामने आए कि आज की तारीख में हुआ है कि नहीं हुआ है इसको सिद्ध कर पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और कोर्ट्स भी उसको भी तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेती हैं। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी एक्ट का मिसयूज ना हो, यूज़ होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और महिलाओं को उनकी समस्याओं का हल मिलना चाहिए। जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं, महिलाओं के लिए हर दौर में रही हैं। आपने तो बहुत बड़े बड़े केसेस हैंडल किए हैं, चाहे वो डाकुओं का सफाया हो, वहाँ की मुखबिरी हो। तो उस दौर के बारे में बताइए कि एक महिला अधिकारी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसे जंगलों में जाके डाकुओं के नेटवर्क को
खत्म कर पाए, जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है और जिस जंगल के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, तो बतौर महिला ये कितनी दिक्कत भरा समय था। अगर कोई मेल ऑफिसर होगा, मान लीजिए उसको जंगल में डेप्यूट कर दिया गया, 2 से 3 दिन वहाँ रहना है, बीइंग अ फीमेल बहुत सारी सुविधाएं आपको चाहिए जो महिलाओं के साथ नहीं पॉसिबल। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी मैंने अपने आप को एक महिला अफसर नहीं माना है। आईपीएस अफसर होता है, पुलिस की नौकरी में हम आए एक वर्दी पहनते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो ड्यूटी का प्रारूप है वो एक है और हमको डिलीवरी भी उस काम से देनी है। मेरी समस्या सिर्फ ये है कि मुझे जहाँ भी भेजा गया वो बहुत ईजी डिस्ट्रिक्ट नहीं भेजा गया, तो मैंने हर चैलेंज को बहुत वास्तविक धरातल पर आंकते हुए और उसमें कोशिश की कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। उस जंगल वाले ऑपरेशन के बारे में, जंगल वाले ऑपरेशन के लिए जब मुझे भेजा गया था तो तत्कालीन सीएम ने हमसे पूछा था कि डकैतों का इलाका है, तुम क्या वहाँ जाओगी? तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें बंदूक चलाने आता है क्या? आपको तो पिस्तौल में मिली थी। तो मैंने उनसे ये पूछा, मुझसे पहले जो इंटरव्यू के लिए आईपीएस अफसर उनके पास से निकल कर गए थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आपने ये जो जेंटलमैन ऑफिसर गए, आपने इनसे पूछा था ये सवाल क्या? तो वो फिर चुप हो गए एंड ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी। द क्वेश्चन इज़ कि जब हम आए थे यूपी में तो फील्ड में लेडी ऑफिसर्स की संख्या ऑलमोस्ट नील थी, नंबर 1। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को भी एक्सेप्ट करने में समय लगता था कि लेडी ऑफिसर्स दिए गए चुनौतियों पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। उसमें अगर आप रोज़ शिकायत करें कि साहब मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ वैसा नहीं है, तो देन यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ। तो आई टुक इट एज अ टास्क अपॉन माई सेल्फ। मैंने अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आई हैव टू डिलीवर, मुझे रिजल्ट देने हैं और उसके लिए हम लोगों को फील्ड में उतरना है। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जहाँ भी रही वहाँ पे जनता ने मुझे बहुत प्रेम भाव से स्वीकारा, मुझे बहुत समर्थन दिया। मेरे साथ कई ऑपरेशन में जनता साथ खड़ी रही और वहाँ से आज भी लोग मुझे याद करते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, छोटी बड़ी समस्याएं लेकर आते हैं और मुझे बहुत खुशी रहती है। तो आप अगर बतौर महिला फील्ड में उतरते हैं और कुछ अच्छा काम करके देते हैं और लोगों की सुनते हैं, लोग आपसे संपर्क करने में हिचकते नहीं हैं, तो जनता का विश्वास आप प्राप्त करते हैं, फिर कोई भी मुश्किल ऑपरेशन आपका बहुत इजी, सुगम और आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने जंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारी महिला कोलीग्स हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहती हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज़ अपना हाथ उठाइए और ज़रूर सवाल पूछिए। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपना हाथ उठाइए। बातचीत मेरी जारी है उनके साथ। तो जंगल में कितने दिन रहना पड़ा लक्ष्मी जी आपको, और जंगल कितने लोगों को कमांड कर रही थी आप? मेरा बहुत बड़ा रहा। मैं वहाँ पे लगभग हर हफ्ते ही हम लोग कोई ना कोई कॉम्बिंग और वो करवाते थे। देखिए, मुखबिर का ये होता है कि जब वो आपके पास सूचना लाता है तो आपको उस पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये लगा कि मैं 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैंने सूचना दी और आप नहीं गए और आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो अगली बार वो नहीं आएगा। तो वो विश्वास अगर आपको कमाना है तो आपको हर सूचना पर जाना है। हम लोगों के बहुत सारे एम्बुश भी हुए और आमने सामने ऑपरेशंस भी चले और उसमें जो है वो फिज़िकल, मैं आपको एक इंसिडेंट्स बताऊं कि एक हमारे सूचना मिली थी कि मुझे आज तक उस गांव का नाम याद है कि उसमें एक तत्कालीन देश का जो मोस्ट वांटेड डकैत गिरोह था, उसका राइट हैंड मैन वहाँ पे रात में रहेगा एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। मेरे एक एसएचओ जो मेरे हर ऑपरेशन में साथ रहता था, उसके ऊपर लोग खबर रखते थे कि इसका मूवमेंट मतलब कप्तान का मूवमेंट। तो मैंने उसको बोला कि आज तुम थाने से नहीं निकलोगे, थाने में सोगे, बत्ती चला के सोगे, ताकि लोगों को लगे कि तुम आज सो रहे हो। वो बहुत बेचारा परेशान हुआ, उसने बहुत मिन्नत की कि मैडम, मैंने कहा नहीं, आज तुम्हारी वजह से जो नहीं है। हम दूसरे स्टेट में गए, अपनी गाड़ियां हमने वहाँ छोड़ी और वहाँ से हम पैदल आए। जाड़े की रात थी और हमने 3 पहाड़ियाँ रात में तय की, चढ़े उतरे और एक पहाड़ी नदी पार की। जो हमारे संग जवान थे उन्होंने तो फट से अपना मोड़ लिया एंड नदी पार कर ली। हम लोग मोड़े नहीं, जूता नहीं खोले, सब वो भीग गया। जब हमने उस गांव का कॉर्डन करके और बैठे थे कि पौ फटते ही हमारा ऑपरेशन चालू होगा, वो भोर के जस्ट पहले सबसे ज़्यादा मुझे ये रियलाइजेशन हुआ फिज़िकल महसूस करके कि सबसे ज़्यादा ठंड और सबसे ज़्यादा अंधेरा
पौ फटने के पहले होता है। जो पानी में पैंट हमारा वर्दी का भीगा था वो जम गया, उसमें बर्फ़ जम गई, मोजों में और जूतों में बर्फ़ जम गई, और उसके बाद फिर हमने इनवेरेबली अनकंट्रोलेबली कांपना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरी और अभी मुठभेड़ शुरू भी नहीं हुई है। नहीं, अभी तो ऑपरेशन होना था। तो मैं यही सोच रही थी कि ऑपरेशन शुरू होते ही ये जो इसके भेदिए आग ताप रहे हैं वो सबसे पहले आग पर कब्जा करेंगे। बट यू नो दैट इज़ द वे। और उस समय मुझे सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मुझे ऑपरेशन से पहले इस बात की चिंता थी कि अगर मेरे किसी जवान ने मुझे कांपते हुए देख लिया तो वो ये ना समझ ले कि कप्तान साहब डर के मारे कांप रहे हैं, उनका मोरल डाउन हो सकता है। हाँ, तो आपको उस समय क्या करना है, एज ए लीडर ऑफ द फोर्स आपको ये दिखाना है कि डिस्पाइट फिजिकल इंटॉलरेंस, एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी अगर आप आगे उठ के ऑपरेशन कर सकते हैं तो वो फोर्स, चाहे आपने उसको रात भर में कितना भी दौड़ाया हो, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़े डेडिकेशन से आपके साथ खड़ा रहता है। हमारा वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उस डकैत गिरोह में हमारा पहला इंडेंट उस ऑपरेशन से पड़ा था। लाइव हमने हथियारों के कैचमेंट्स पकड़े थे, आमने सामने गोलियां चली थी। लोगों ने सोचा नहीं था कि खड़ी पहाड़ी चढ़ाई करके इस तरफ से भी कभी पुलिस आएगी, और उनको हमने वो दिखाया था कि नहीं, पुलिस कहीं भी और कैसे भी आ सकती है। तो मुझे वो दिन और वो ऑपरेशन कभी भूलता नहीं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। अच्छा, इस ऑपरेशन के बाद आपकी उन सीएम से मुलाकात हुई जिन्होंने आपसे पूछा था कि आपको पिस्टल चलाना आता है? मेरा ऑपरेशन ही उनके लिए काफ़ी जवाब था। आपको बहुत मुश्किल असाइनमेंट्स में डाला गया कि कोई सरकार के खिलाफ एजिटेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करना, 2 बच्चियों से जुड़ा केस है, उसको लेकर पब्लिक बेकाबू है, एक अलग तरह का एजिटेशन है, उसको कंट्रोल करना, तो बहुत आसान राह नहीं रही। तो ये एक चैलेंज भी है महिला ऑफिसर के लिए कि एक तो मुश्किल केस, ऊपर से महिला ऑफिसर, और ऐसी जगह जहाँ से वायलेंस एक्सपेक्टेड है, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे गुस्सा सरकार को लेके है, सिस्टम को लेके है, लेकिन सबसे पहले पुलिस भुगतती है। देखिए, कोई भी अप्रिय या विभत्स घटना हो जाती है तो जनता में एक रोष आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर ऐसा पहुंचता है जिसको जनता जानती है, जो अफसर जनता को जानता है, और मौके पर दोनों के बीच में एक विश्वास रखा जा सकता है, तो मैंने ये पाया है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप पहुंचते हैं और दमदारी से अपनी बात कहते हैं और जायज़ बात कहते हैं। हम लोग पुलिस वाले हैं, किसी क्राइम को छुपाना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट होता है कि जल्द से जल्द हम उस क्राइम का अनावरण करें, लोगों को पकड़ें और उनको जेल भेजें। अगर ये विश्वास हम जनता को में पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जनता हमारे साथ खड़ी हो जाती है। बहुत सारी परिस्थितियों में हमको ऐसे जगहों पर भेजा गया और वहाँ हमने यही पाया कि आपकी रेपुटेशन कैसी है जनता को वो मालूम होता है। आप जनता से कितना रोज मिलते हैं, इससे भी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल पर महिला होने का कोई फायदा होता है? जब पब्लिक मिलने के लिए आती है तो क्या महिला होने का कोई ज़्यादा ओपन अप होते हैं लोग, या महिलाएं समस्या लेके ज़्यादा आती हैं? कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? समस्याएं लेकर आते हैं, यस, आई बिलीव। शुरू में क्या होता था कि जनता को एक्सेप्टेंस में समय लगता था, तो जनता अपनी बात पहुंचाने की बजाय अपने घर की महिला को लाना पसंद करती थी कि तुम जाओ बात कर लो। तो मैंने अपने यहाँ नियम बनाया था कि महिला की बात हम ऐसे नहीं सुनेंगे जब तक उसकी खुद की समस्या ना हो, बाकी पुरुष है तो उसको आके अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो जब वो आपको बतौर अफसर देखना शुरू करते हैं, बतौर एक पुलिस वाला देखना समझना शुरू करते हैं, तो फिर वो बात हो जाती है। एंड यस, आई बिलीव अगर हम अपनी महिला होने की संवेदनशीलता फील्ड में ले जाते हैं तो जनता उसको एक्सेप्ट करती है और बात सुनने पर राजी होती है। और क्रिमिनल का भी तो नेटवर्क होता है, वो जानते हैं कि कौन अधिकारी कहाँ तैनात है। क्रिमिनल्स के लिए तो आपको प्रहार करना होता है, कड़ा प्रहार करना होता है। उसके लिए जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति ऑलरेडी चल रही है, सरकार द्वारा प्रदत्त है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्रिमिनल में तो पुलिस का डर होना चाहिए और वो लाजमी भी। ट्रांसफर भी तो हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं। तो इसको तो मैंने हमेशा इसमें माना है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। किसी भी कुर्सी पर हम लोग सब समय नहीं रहेंगे, जितने दिन भी हम रहें आपको अपनी निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ अपने दायित्वों को देना है। आप जनता के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आप जनता को रेमेडी पहुंचाने के लिए चुने गए हैं और वो काम होते रहना चाहिए। फिर ट्रांसफ़र भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जहां भेजे जाएंगे वहीं पे ये काम कर लेंगे। चलिए, इससे जुड़ा एक और सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन आज के दौर में
महिलाओं के लिए संघर्ष इसलिए भी बढ़ा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जो अपने नेटिव प्लेस या घरों से दूर अपना करियर बनाने के लिए बड़े शहरों में आती हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो अपने घर से दूर हैं। हाथ उठाइए, कौन कौन है? मुझे लगता है लगभग 50% लोगों ने हाथ उठाया है। कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं कि अकेले रहने के क्या चैलेंजेस हैं? अपने घर में रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं, प्रशासन को भी जानते हैं, एक नए शहर में आना, एक बड़े शहर में आना। जी, माइक ले जाइए उनके पास, आगे आ जाइए। मैम, नए शहर में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट इन चैलेंजेस से इतर मैं पूछना चाहूँगी कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं और फिर उसी इक्वालिटी के साथ हम ऐसे प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, विमेन सिक्योरिटी। मैं आपका इस पे राय जानना चाहूँगी कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम इक्वालिटी में बिलीव क्यों नहीं करते? हम क्यों खुद से ही कहते रहते हैं विमेन सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी? हम मेन सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हम मेन सिक्योरिटी की भी बात करने लायक हो जाएंगे। मैं इसका जवाब आपको ऐसे देना चाहूँगी कि इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदत्त एक आपका नेचुरल राइट है। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। हमारा देश इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि देखिए, जो हमारी जितनी भी एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं उसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है और कहीं कहीं तो उनको शक्ति के रूप से भी विभूषित किया गया है। लेकिन जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन हमारे संविधान ने प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला को वोटिंग राइट दिया, जो हमारे कई डेवलप कंट्रीज़ में 2-2 साल के संघर्ष के बाद, आपने सफ्रागेट मूवमेंट के बारे में सुना होगा, इवन इंग्लैंड में जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतने सदियों से जमा थी, वहाँ पर भी महिलाओं को राइट मिला है आपकी 20th सेंचुरी में। तो हमारे देश की महानता इसलिए है कि जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमने चाहे महिला शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गांव की हो, पढ़ी लिखी हो, ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन सबको एक जैसा राइट दिया। तो इक्वालिटी की भावना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है। होता क्या है, जो मेरा मानना है कि महिलाओं संबंधी अपराध के प्रति में हमारे समाज की जो परंपरागत ट्रेडिशंस हैं उसमें एक एक्सेप्टेंस की भावना आ गई है। मैं ये हर जगह कहती हूँ, अगर 2 लड़के सड़क पर लड़ेंगे, लोगों ने इसको टॉलरेंस का नाम देके माना हुआ है कि इतना परसेंट तो सहना ही पड़ेगा, वे ऑफ लिविंग के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। ना केवल महिलाओं ने बल्कि पुरुषों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आपसे कभी भी कोई अगर ईवटीजिंग हो तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होना। आपको कोई महिला को किसी सड़क पर किसी ने पीट दिया तो लोग कहेंगे ये इनका अंदरूनी वो है। आपके घर के बगल में कोई बहू पीटी जा रही हो, उसके लिए कोई जाके ये नहीं कहेगा कि ये कानूनन सही नहीं है। लेकिन ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना है, हम विमेन सिक्योरिटी की बार बार बात क्यों करते हैं? अवेयरनेस फैलाना। अगर हम हर महिला में, हर बच्ची में, घर के अंदर या घर के बाहर ये भावना जागृत कर दें कि इस सरकार ने या इस संविधान ने आपको ये कानूनन रक्षा के उपाय दिए हैं, इसको आपको जानना जरूरी है ताकि आप समय आने पर अपने लिए खड़ा होना सीखें। तो हम क्या करते हैं, ना केवल एक जनरेशन को बल्कि दूसरी जनरेशन को भी सिखाते हैं कि तुमको अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। वो साहस पैदा करने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन होते हैं। और मेरा मानना है कि एक बार आज की तारीख में भारत की युवा नारी, बाहर आती हुई पीढ़ी जब अपने को सोशली सेटल कर जाएगी तो फिर हम मेंस राइट के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। जी, अब इक्वालिटी और सुरक्षा की बात चली तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहूँगी और चाहूँगी आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अपना सवाल ज़रूर पूछें आप लोग। एक मेट्रो में या ट्रेन में या बस में एक सीट होती है, उसको ऊपर लिखा होता है लेडीज सीट, महिला सीट, और ये एक ऐसी जगह है जिसे लेकर नाना प्रकार के विवाद खड़े होते हैं। उसको लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट्स होती हैं कि क्वालिटी की बात है तो उस महिला सीट की क्या जरूरत है। कोई पुरुष उस पर जमकर बैठ जाए, आप उसे उठाने के लिए कहें तो अक्सर वहां झगड़े हो जाते हैं जो कई बार बहुत अगली हो जाते हैं। तो आप में से ऐसा किसी ने होते देखा है या आप लोग उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हाथ उठाइए कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, किस किस ने फेस की है या देखी है ऐसी सिचुएशन आप में से, चाहे वो मेट्रो है, बस है या ट्रेन है। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इस पर? जी, आप हाथ उठा रही थी कुछ पूछने के लिए, इन तक माइक पहुंचाइए। माइक पहुंचा दीजिए इन तक। Thank you. Yes, I did face that while traveling in bus, but I had a different question to ma'am. First thing, ma'am, we talk about women's safety, security. How about sensitizing men? And while I'm talking about sensitization of men, how about like male police officers?
Because many times when we have seen any women went to report their as a victim, but the victim blaming, and that's really wrong. So what's your opinion about it? I will answer you fully. You have talked about कि men's sensitization. जब हमारे यहाँ भारत सरकार ने जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम इनिशिएट किए और यूपी गवर्नमेंट ने उसको लागू किए, तो हम लोगों के बहुत उसमें जो है वो ऐसी भी चीज़ें हुई जिसमें ये हुआ कि अगर जेंडर सेंसिटाइजेशन का कोई अवेयरनेस कैंपेन है, प्रोग्राम है, तो उसमें फीमेल ऑफिसर्स को भेजा जाना चाहिए, पुलिस में ही नहीं, बाकी भी डिपार्टमेंट्स में। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, आई वॉज अ यंग एसपी देन, जिसमें मैंने उस समय बोला था कि साहब वो औरतें ऑलरेडी, महिलाएं ऑलरेडी बहुत सेंसिटाइज्ड होती हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको इस बारे में काफ़ी सेंसिटाइजेशन कर दिया जाता है। तो मेरी समझ में आपको मेल ऑफिसर्स भेजे जाने चाहिए और उनके सेंसिटाइजेशन की बात की जानी चाहिए। आई एग्री विथ यू कि ये जो इक्वालिटी की भावना है ये तभी आएगी जब हमारे काउंटर पार्ट इन लाइफ इस बात को समझने के लिए तैयार हों और इस बात को अपनी लाइफ में इंश्योर करने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए आपने, और जो थाने में आपने एक सवाल किया, इसीलिए आज की तारीख में जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें ना केवल महिलाओं को अवेयरनेस करने के लिए बल्कि जेंटलमैन ऑफिसर्स और जो हमारा काडर होता है उसको भी सेंसिटाइज करने के इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जिनको आजकल हम लोग सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के नाम से भी इसको बढ़ा देते हैं। कॉर्पोरेट्स में इनको और बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं इस पर भी आऊँगी। अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकारा कि महिला अगर थाने पर जाती है तो एक थोड़ा सा उसके लिए भय का वातावरण रहता है, और इसीलिए गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जो है मिशन शक्ति में 2020 और 21 में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई जो लागू करने वाला यूपी पहला प्रदेश था देश में। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी 1584 थाने हैं सब पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। महिलाएं थानों में आए, एक स्वच्छ वातावरण में बैठने की उनको सीट दी जाए, उनको पानी ऑफर किया जाए, फर्स्ट एड दिया जाए यदि उसकी नेसेसिटी है, उनकी रिकॉर्डिंग, उनका जो पहला बयान है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटली उसको प्रोसेस करने की सुविधा दी जाए, और महिलाओं के महिला हेल्प डेस्क पर ट्रेंड महिला पर्सनल बैठाई गई। तो आज की तारीख में कोई भी महिला अगर थाने पर जाती है, महिला हेल्प डेस्क पर जाए, और ये हमारे बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, ट्रेंड स्टाफ बैठा है, तो महिलाओं को थानों से भगाया जाना या उनकी बात ना सुनी जाने की जो हमारी शिकायत थी उसमें एकदम से ड्रास्टिक ड्रॉप आया है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर्स में ये ज़रूर देखने को आया है कि वहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस में कमी है। तो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में एवरी सैटरडे एंड फ्राइडेज़ हम लोग एक अपने जो महिला सिक्योरिटी का विंग है उसके माध्यम से विभिन्न प्राइवेट ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में ये पॉश के बारे में और महिला राइट्स के बारे में, और आप डिफरेंट परिस्थितियों में क्या क्या आपके पास लीगल एवेन्यू अवेलेबल है, इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, और जो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एनजीओज भी इस दिशा में काम करते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यूपी गवर्नमेंट ने आज की तारीख में क्या किया है, हमारी जितनी भी नेशनल और स्टेट लेवल की हेल्पलाइंस थी, चाहे आपके डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हेल्पलाइन रही हो, चाइल्ड अब्यूज़ से संबंधित हेल्पलाइन रही हो, बच्चियों के साथ अब्यूज़ या हरासमेंट की हेल्पलाइन रही हो, या एक नॉर्मल आपकी डिस्ट्रेस कॉल वाली हेल्पलाइन रही हो, सबको टेक्निकली अपग्रेड करते हुए उनका सीमलेस कोऑर्डिनेशन कर दिया है। तो अब आप चाहें कोई भी हेल्पलाइन करें, आपकी सारी कॉल 112 पर लैंड करती हैं और आपको विद इन 5 to 7 मिनट्स, किसी परिस्थितियों में अप टू 10 मिनट्स में कोई ना कोई पुलिस असिस्टेंस तुरंत मिल जाता है। मैं इसको एक उदाहरण से बीच में लाना चाहूँगी। अब जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ऑड टाइम पर लोगों का घर जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, ये बहुत आम है। मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं, कैब फैसिलिटीज़ हैं, ऑटोज़ हैं, उनका इस्तेमाल करती होंगी ऑड टाइम पर, और कभी कभी ऐसा होता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन चलता है जी, ड्राइवर ही पलट के कुछ ऐसा कह दे, या ऑड टाइम पर कोई वापस जा रहा है बीच सड़क पर उतार दे, या दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, या ड्राइवर ही किसी तरह की बदतमीजी या डबल मीनिंग बात कहे,
तो ऐसे में लड़की के पास क्या प्रोविजन है? एक तो वो ऑटो या कैब तुरंत छोड़ देनी है तो सड़क पर आ जाना है, अब क्या करना है आगे? देखिए, हमारी जो कोशिश रही है कि हम नोएडा को एक ऐसा कॉरपोरेट कल्चर दें जिसमें ये शहर 24 घंटे चले, और इसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में और खासकर नोएडा में हमने 112 और PCRs को ऐसे रीराउट करके रखा है, टाइम से स्पेसिफिक करके रखा है कि आने जाने वाले रास्तों पर उस पीक आवर में हम उनकी, या शिफ्ट बदली होने के समय में, जब एक शिफ्ट छूटती है और दूसरी शिफ्ट आती है उस समय में और अर्ली आवर्स में हमने इनकी रीराउटिंग करके रखा है। कई जगहों पर हमारे पास ऐसी कॉल आती हैं जिसमें महिला कर्मी रात में कोई साधन उपलब्ध ना होने के कारण वो कॉल करती है और हमने 112 से उनको एस्कॉर्ट कराते हुए उनके होम तक पहुंचाया भी है। आपको करना क्या है ऐसी परिस्थितियों में? डोंट टेक शिट डाउन। आप किसी से भी कोई गलत बात मत सुनिए, क्योंकि वो आपकी डिग्निटी के खिलाफ है। आप तुरंत उस टैक्सी को छोड़ें। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उस पर आप शिकायत लॉगिन करिए, अपनी शिकायत उस पर दर्ज कराइए, 112 को कॉल करिए। पहले 1090 जो है वो बहुत लखनऊ सेंट्रिक होता था, लेकिन इस गवर्नमेंट में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बदलाव ला दिया गया है, उसको इतना साधन संपन्न बना दिया गया है कि पूरे यूपी से अब उस पर कॉल लैंड करती है और वहाँ से हमारा डिस्ट्रेस सिग्नल आते ही हम उसमें करते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग की भी सुविधा है। आपका काम है 112 डायल करिए, कोई ना कोई विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके पास पहुँचेगा, आपको वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं, आप सुरक्षित ऑफिस पहुंचाएं, ये हमारे लिए भी पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा भी जो कर्तव्य क्षेत्र है उसका एक हिस्सा है और इसको हम इंश्योर कराते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जो आपका एग्रीगेटर है, जो सर्विस एग्रीगेटर है, उसको मैंडेटरीली कानूनन अपने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इनका सत्यापन कराना ज़रूरी है। उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस से शेयर करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसे किसी को अपने यहाँ टैक्सी चलाने के लिए या आबद करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके द्वारा इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के ऐसे केसेस आए थे जिसमें हमने उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेस को नोटिसेस दिए हैं। हम उनके खिलाफ भी लीगल पीनल एक्शन लेने के लिए सक्षम हैं और वो लेंगे। इसलिए आपका राइट है कि अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर आपको अगर इस तरह की अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो आप तत्काल उसमें पुलिस को कॉल करिए, इन्फॉर्म करिए और एग्रीगेटर को एक कंप्लेंट ज़रूर दर्ज कराइए। कानूनन वो आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई, अपनी अंदरूनी जांच करके कार्रवाई करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए लीगली वो सक्षम है और उसको ऐसा करना चाहिए। कोई डेटा आप लोगों के पास है कि कितनी फीमेल्स हैं जो शहरों में अकेले रहती हैं, ट्रैवल करती हैं? इसको ध्यान में रख करके कुछ अलग? देखिए, मेरे शहर में रोज़ाना लगभग 5.5 लाख कम्यूटर्स आते हैं और जाते हैं। नॉट ओनली इन अ वर्किंग कल्चर, बल्कि ये एजुकेशनल हब है तो उसमें स्टूडेंट्स का भी काफ़ी इंग्रेस और आउटग्रेस होता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, और जैसा कहा, हमारे यहाँ आज की तारीख में मोर देन 60,000 PGs रन करते हैं, जिसमें छात्राएं रहती हैं और महिला कर्मियाँ रहती हैं। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल्स हमारे यहाँ कम हैं, उसकी वो नहीं है, लेकिन रेंटल पर काफ़ी लोग रहते हैं। तो हम लोग भी इसका रेंट सत्यापन, किराएदार सत्यापन का अभियान चलाते हैं। वो सिर्फ इसलिए चलाते हैं, हमें मालूम रहे कि हमारे यहाँ किस जगहों पर महिलाएं और बच्चियाँ रह रही हैं और उनके बगल में नेबर में कौन रह रहा है, नंबर 1। जब हम पूछने जाते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आधा काम तो वहीं पर हो जाता है, बिकॉज देन पीपल आर वेरी अलर्ट कि पुलिस ने हमको ध्यान में रखा हुआ है, हम लोग पुलिस की दृष्टि में हैं। तो थोड़ा सा खुराफात या कोई अप्रिय चीज़ होने की गुंजाइश वहीं पर ख़त्म हो जाती है। What we want to do is that आप जहाँ भी रहते हैं, प्लीज़ आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, आपको नेट पर उसमें अवेलेबिलिटी है, नोएडा पुलिस की वेबसाइट पर अवेलेबिलिटी है, आप उस पर जाइए, आप अपने को तुरंत वहाँ पे दर्ज करवाइए कि आई एम लिविंग इन सो एंड सो अपार्टमेंट ऑन रेंट, मेरे आसपास का जो हो सत्यापन करा लिया जाए। विद इन अ वीक आपको सत्यापित करके बता दिया जाएगा कि वेदर इट्स सेफ एनवायरनमेंट और नॉट। एक लड़की, एक झिझक भी होती है। अब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, आउट गोइंग हैं, अच्छी पोजीशंस होल्ड करी, लेकिन एक झिझक होती है कि अच्छा थाने जाना है तो फिर किससे बात करनी है, छोटा सा ही तो काम है कि मेरे बराबर के अपार्टमेंट में कौन। तो क्या कोई स्पेशल डेस्क आपने एलोकेट किए हैं, उनकी जानकारी लोगों तक है, या थाने जाएं, किससे बात करना है? जैसा मैंने कहा, एक हमारे यहाँ जो हमारा कमिश्नरेट का ऑफिस है और जो सूरजपुर का ऑफिस है, उसमें महिला विंग कार्यरत है। यू कैन अप्रोच दैट। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा दीजिए, हम विद इन 24 आवर्स, अब तो बल्कि विद इन 4 आवर्स हमारा टाइम फ्रेम आ गया है, हम उन शिकायतों पर तुरंत पहुँचते हैं और उसका हल निकालते हैं।
हैं, 1090 पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बट मेरा अपना मानना है पुलिस स्टेशन को आपको है नहीं समझना चाहिए, वो आपके सिविक लाइफ का अहम हिस्सा है। और आज की तारीख में प्रत्येक थाना इतना महिला कर्मियों से लैस है कि वो आपकी नीड्स को अटेंड कर सकते हैं। पिंक बूथ्स हमने CSR के माध्यम से काफ़ी जगहों पर कराए हैं और ऐसे ही कॉरपोरेट हब्स के बीच में कराए हैं। आने वाले दिनों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम और भी पिंक बूथ्स को अवेलेबल करवाएंगे, जहां से आपके पॉइंट्स ऑफ कम्यूटेशन ओरिजिनेट करता है या टर्मिनेट करता है, वहां पे इन पिंक बूथ्स का आना लाजमी है, क्योंकि ये पिंक बूथ एक तरीके से हमारा फंक्शनल पुलिस स्टेशन होगा जो केवल महिलाओं के प्रति केंद्रित होगा। जी, एब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो आमने सामने भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और आजकल तो वर्चुअली हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं से भी। लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं, कोई किसी के नाम से अब्यूज़ कर रहा है या कोई किसी को खास टारगेट कर रहा है, वर्क प्लेस पर डबल मीनिंग बात कर रहा है या सड़क पर ही कोई जा रहा है तो उसको कुछ कह करके निकल गया। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए लड़कियों को? देखिए, जो आपका ऑनलाइन या वर्चुअल अब्यूज़ है उसके बारे में मुझे अपना आपसे जो कहना है, डोंट शेयर योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन और प्राइवेट स्पेस ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको एक कोई लाइन खींचनी पड़ेगी, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू डिश आउट। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ के पर्टिनेंट हिस्से हैं, पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप शेयर ना करें, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक सोशल मीडिया ऐप्स पर अगर आप थोड़ा सा ब्राउज करेंगे तो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है और उन सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट करना और एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया ऐप का ये वर्जन आया, इसको करें कि ना करें, लेकिन आप ये मान के चलें प्रत्येक वर्जन में उसका कोई ना कोई सिक्योरिटी फीचर अपडेटेड होता है जिसको आपको तुरंत एनफोर्स कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई वर्चुअल स्टॉकिंग कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है, इस तरह के केसेस हमारे जो हैं वो तुरंत आए हैं और इसके माध्यम से जो है वो कई महिलाओं को पीड़ित होना पड़ा है। मैं खुद उसकी शिकार हूँ इम्पर्सनलाइजेशन की। मेरे नाम से मेरे चेहरे का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट्स बनाकर कोई किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई मैसेजेस भेज रहा है और एक तो पैसे मांगने लगे थे। ये जो है ये आज की तारीख में सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड उभर कर आया है, क्योंकि AI की उससे यूज़ से, मिसयूज़ से इस तरह की चीज़ें करना बहुत आसान हो गया है। तो यू शुड बी अवेयर, नंबर 1, और आप तुरंत इसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो हमारी साइबर हेल्प डेस्क हैं हर एक थाने में, ये भी देखिए, ये लागू करने वाला यूपी पहला स्टेट है, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि आज की तारीख में हमारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिक की जितनी उपस्थिति है, सोशल मीडिया के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का कहीं ना कहीं वायलेशन होगा और साइबर फ्रॉड्स आज की तारीख में सबसे मेजर हेडेक पुलिस के लिए उभर कर आए हैं। तो ऐसी दशाओं में हमारे जो साइबर हेल्पलाइंस हैं और साइबर हेल्प डेस्क हैं प्रत्येक थाने पर हैं, आप वहाँ पे अप्रोच करिए। प्रत्येक पुलिस हेडक्वार्टर पर है, आप वहाँ पे अप्रोच करिए। आप लॉग इन कर लीजिए यूपी पुलिस के पोर्टल पर, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर दीजिए। BNS में आपके EFIR का प्रावधान है, आप कहीं भी बैठे हों वहाँ से EFIR आप दर्ज कर सकते हैं और हम किसी ना किसी माध्यम से पुलिस का कोई ना कोई अंग आपको रीच आउट करेगा। हम लोगों के साइबर हेल्पलाइंस के माध्यम से और साइबर हमारा जो हेडक्वार्टर पर बेस्ड कंटिंजेंट है उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे इधर साइबर फ्रॉड्स खुले हैं। साइबर आइडेंटिटी के थेफ्ट के मामले हमने अनावरण किया है, उसका लोगों को जेल भेजा है। ये बेसिकली एक तरीके का मास्किंग होता है और VoIP कॉल के माध्यम से या अन्य सिक्योरिटी ऐप मैसेजिंग के माध्यम से उन पोर्टल्स को इस्तेमाल करके और फ्रॉड किया जाता है। AI के आने के बाद से तो हम लोगों की चैलेंजेस और बढ़ गए हैं और हमें अपने लोगों की आवाज़ कॉपी हो रही है, सक्षम करना ज़रूरी है। जी, ये तो बहुत सारे चैलेंजेस और संघर्ष हैं जो महिलाएं उठाती हैं, लेकिन इन सब के लिए जो प्रोग्राम्स आप लोग लेकर आते हैं, तो क्या आप लोगों को भी कोई कोऑपरेशन सोसाइटी से चाहिए इसके लिए, या आप लोगों का भी कोई चैलेंज है इस सबको इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, हमारे चैलेंजेस बहुत मैनीफोल्ड होते हैं, क्योंकि कानून
कि केवल बना देने से सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं ला जा सकती है, जब तक कि उस कानून को जानने वाले और कानून को एक्सेप्ट करने वालों की मानसिकता सोसाइटी में ना हो। तो हम इसीलिए लगातार एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, आपके सोशल राइट्स के बारे में चलाते हैं, आपके सिविक राइट्स के बारे में चलाते हैं, महिला सिक्योरिटी को लेके चलाते हैं, साइबर अवेयरनेस। आज मैं गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में प्रत्येक RWA में प्रत्येक सैटरडे को हर तीनों जोनों में कहीं ना कहीं पर साइबर फ्रॉड से बचने के, साइबर बुलिंग से बचने के तरीकों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन नोएडा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स में विस्तार से आपसे बात होती है, ताकि आपको पता हो सके कि ऐसी परिस्थितियों में आपको किसको अप्रोच करना है और कितनी गोल्डन विंडो हमारी होती है किसी भी साइबर फ्रॉड के। उसमें अगर उस गोल्डन विंडो के बीच में हमने पुलिस इंटरवेंशन फर्स्ट हो गया तो आपका ना केवल अमाउंट रिकवर होता है बल्कि आगे भी फ्रॉड होने से बच सकते हैं। और बहुत सारी सहयोगी हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं क्योंकि अंतिम दौर में ये चर्चा है। जी बताइए आप, और उसके बाद उनको माइक दे दीजिए। मेरा सवाल ये था कि मैम ने बोला कि टीजिंग होती है, गाली एंड ऑल अब्यूज़ होता है, तो जब हम अब शहर से दूर है या हम अपने फैमिली से जब शेयर करते हैं तो कभी कभी हमें ये सजेशन मिलता है कि बेटा इग्नोर करो, तो क्या इग्नोरेंस भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, अगर आप इग्नोर करेंगे, मैं इसके बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर नहीं एज ए महिला भी आपको बता रही हूँ, अगर आप एक छोटा अपराध इग्नोर करेंगे तो आप सामने बुली को मौका दे रहे हैं कि वो कल दोबारा आपसे बड़ा अपराध कर ले। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने इन बुलीज की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देखी है और जिसके आधार पे हम उनसे काफ़ी टैकल करते हैं, उस पर हमने ये देखा है कि अगर महिला अपने राइट्स के प्रति जागरूक होकर खड़ी हो जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बुलीज सबसे बड़े डरपोक होते हैं और फिर तुरंत पीछे हट जाते हैं। तो व्हाट आई विल इज सजेस्ट इज, यू नीड नॉट बी वायलेंट। आपको वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अगर मुझे लाठी चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा मानना है कि वो सबसे खराब पुलिस इंटरवेंशन है। हम बिना लाठी चलाए अगर लॉ का डर दिखा के अपनी बात मनवा ले जाएं तो वो बेस्ट पुलिसिंग होती है। तो आपके लिए भी मैं कहूँगी, डोंट बी वायलेंट, बट आप अपने राइट्स को जानिए, खड़े होइए। कोई भी अब्यूज़ सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना गाँव, देश, घर छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। यू आर एंटाइटल्ड टू अ डिग्निफाइड लाइफ। आपके राइट ऑफ लाइफ के बीच में ही राइट टू डिग्निटी इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपको कभी भी ये चीज़ इग्नोर करो, ये मैंने कहा ना, ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बचपन से चलता है और केवल बच्चियों को ही सिखाया जाता है। बच्चियों को उस मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिल्कुल आगे आने की ज़रूरत है। आपका दिमाग और दिल स्ट्रांग रहेगा, आपको अपने अंदर विश्वास रहेगा तो आप कोई भी आयाम छू सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और अंतिम दौर में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, एक सवाल अब हम और ले पाएंगे। जी, उनको माइक दे दीजिए। मैम, मुझे ये पूछना था कि वर्क प्लेस सेफ्टी की हम लोग बात करते हैं तो एक फ़ीमेल डॉक्टर को 36 घंटे काम करना पड़ता है और उसके बाद सोने के लिए, उसको रेस्ट करने के लिए कहीं जगह नहीं होती है और उसको एक सभागार में या कहीं एक सेमिनार हॉल में सोना पड़ता है और वो घटना क्या हुई हम सबको पता है। वर्क प्लेस पे स्मोकिंग जोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं या बन जाते हैं। क्रैश के लिए औरतों को डिमांड रखनी पड़ती है। मेरा सवाल आपसे ये है, और जब भी हम डिमांड रखते हैं या कहीं भी फीमेल कोई भी ऐसी, जैसे पीरियड्स के पेन में अगर उनको आधे घंटे लेटना है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही बैठना, तो एक रूम सेफ्टी, एक मेडिकल रूम, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं हैं। मुझे जानना ये था कि जब वो हम मांगते हैं, जैसे आपने भी कहा कि मैं ये कहना नहीं चाहती थी कि मैं किसी मेल ऑफिसर से कम हूँ, बट मैम एक आदमी की ज़रूरतें हैं, वैसे ही मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मुझे उनको कहने में कंप्लेनिंग क्यों फील होता है, या कहते हैं ना औरतें इनका रोना शुरू हो गया, ये सब चीज़ें हमें क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए, पहला। और दूसरा सवाल ये, इसी के कंटिन्यूएशन में कि वर्क प्लेस पे मेरे क्या राइट्स है, स्पेशली जब भी हम एक पीरियड पेन्स के लिए मेडिकल रूम की बात करें, क्रैश की बात करें, बिकॉज यही वो ईयर्स हैं जब मुझे ग्रो भी करना है ऑफिशियली, मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो करनी है, पर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ भी देखनी है। व्हाई आई नीड टू चूज वन। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने अभी हाल में ही प्राइवेट कॉरपोरेट्स और कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में पीरियड लीव की बात कही है और उसको लागू करने के लिए कहा है। ये आपका अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है तो आप कलेक्टिवली एक डिमांड रेज कर सकते हैं और ये आपका हक है।
इसको आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, बट इसका प्रावधान कानूनन होना चाहिए। मैटरनिटी लीव की भी सुविधा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में लागू करने में समय लगा था और पहले बहुत शॉर्ट फ्रेम के लिए होता था, अब उसको भी बढ़ा के 180 दिन प्राइवेट सेक्टर्स में भी कर दिया गया है। इसी तरीके से आपको इस पीरियड लीव की बात करनी चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइंस और कानून आने के बाद प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन उसको लागू करने के लिए बाउंड है और उसको वो करना भी चाहिए। जो आपने दूसरी बात कही, क्रश की बात कही है, आपने अपने डॉक्टर्स के एनवायरनमेंट में एक लिविंग कंफर्टेबल जोन की बात कही है, वो आपका हक है। और अगर आप भी मैम उससे अलग नहीं है, पुलिस भी उससे अलग बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। सही बात है। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने अपने उसमें क्या किया है, व्हाट वी आर डूइंग इन यूपी इज दैट हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में आज की तारीख में महिला सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबलरी के लिए एक अलग रूम डेडिकेटेड प्रत्येक थाने में बनाया जा रहा है, जहाँ पे वो बैठ सकती हैं और आईओज रूम के ही समकक्ष जो है उसको किया जा रहा है। सेकेंडली, क्रैश की डिमांड हमारे यहाँ भी रहती है और आपके प्राइवेट सेक्टर्स में भी रहती है, बट एज कलेक्टिवली यू कैन डिमांड। और मुझे लगता है आज की तारीख में ज़्यादातर कॉरपोरेट एंटाइटीज़ के जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं और काफ़ी पॉपुलर डिमांड्स के आगे अकोमोडेटिव होते हैं और इसको आपको कहना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि ये डिमांड आप पॉश कमेटी के सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं कि पॉश कमेटी केवल शिकायतों पर ही ध्यान दे। हम अपने विमेन एम्प्लॉयज़ के लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को कैसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम उनसे बेहतर आउटपुट ले सकें, ये प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना मैंडेटरी है आज की तारीख में। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे विद इन अ ईयर ये सभी जगह लागू भी हो जाएगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं जी, उनको माइक पास कर दीजिए पीछे। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोगों को तो इतना बताया जाता है कि हमारी सेफ्टी कैसे होगी और क्या होगा, लेकिन अभी भी क्या है कि जब इक्वालिटी की बात आती है तो जो पुरुष हैं वो फिज़िकल इक्वालिटी पे आ जाते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है या एजुकेशन की बात है वो उसको नहीं मानते। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है ये उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है, उनकी मेंटालिटी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो जानते हैं। जवाब में केवल एक चीज़ बताऊंगी, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, पुलिस विभाग में और हम लोगों के उसमें जो है वो हमारे ही उदाहरण से चीज़ें साफ हैं। जहाँ पे आपको एग्जर्ट करने की ज़रूरत पड़े, फिजिकल इक्वालिटी की आपने बात कही है, आज की तारीख में मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर, सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब मैंने लिया था तो मुझसे यही सवाल गया था कि फैक्ट्री में तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम महिला हो, तुमको ये। मेरे सारे प्रोफेसर्स ने मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। मेरा उनको जवाब ये था, एज एन इंजीनियर, एज एन हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द मशीन। जो मशीन मेरे इंस्ट्रक्शंस पर काम करेगी मुझे वो डिज़ाइन करना है। मुझे पेचकस, नट बोल्ट अगर नहीं मुझे आता है कसना, आई कैन वर्क, मैं पूरी गाड़ी खोल सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ, लेकिन वो मेरी चॉइस है, मेरा वो काम नहीं है। मुझे दूसरे कैसे काम करेंगे वो सिखाना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल इक्वालिटी के साथ साथ मेंटल आपका इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में जितने भी काम हैं, फिजिकल स्टैमिना के साथ साथ मेंटल स्टैमिना उसमें होना चाहिए और वो विल पावर से आता है। मैं पहली महिला आईपीएस अफसर हूँ जिसने पूरी ट्रेनिंग में टॉप किया था। मुझसे पहले बहुत सारे लोग गए, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आए। वो इसलिए टॉप नहीं किया था कि मैं बहुत 6 फुट की हूँ, मेरे सारे जेंटलमैन जो मेरे बैचमेट्स हैं बहुत लंबे चौड़े हट्टी कट्टे हैं, मैं उस समय बहुत दुबली पतली थी। तो ये मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि हम जाएंगे और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही बंदर की तरह रस्सा चढ़ जाएंगे, यू नो, बट दैट इज़ हाउ यू डू। एंड हाउ यू डू इज़ बिकॉज ऑफ योर मेंटल टफनेस। अगर जो काम आपका रोज़ी रोटी बनना है उसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जिस दिन औरत अपने को सिद्ध करने पर उतर आती है वो सिद्ध करके पूरी दुनिया को दिखा देती है। तब दुनिया उसे किसी फिजिकल इक्वालिटी की बात नहीं करती है, मेंटल इक्वालिटी की बात नहीं करती है। मैम एक सवाल मेरा भी है। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बाहर निकल के काम भी कर रहे हैं, अपने घर से दूर भी हैं, लेकिन आज भी हम कंपनीज़ में काम करने के बाद भी शाम होते घर जाने वक्त डरते हैं, सुनसान रास्तों पर डरते हैं, कहीं जहाँ पे ज़्यादा मर्द हो वहाँ अकेले रहने में डरते हैं।
सारी चीज़ें हम जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या वो समय आएगा जब हम निडर होके बिना किसी से डरे रात को सड़कों पर घूम सकते हैं जैसे लड़के घूमते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी नहीं डरे? क्या वो समय हम कभी देख पाएंगे? मैंने 1 साल में कोशिश की है कि हम नोएडा की सड़कों को इतना सुरक्षित कर दें कि किसी को किसी भी समय निकलने में डर का एहसास ना हो। अगर आज भी आपको किसी सड़क पर डर लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक श्योर बाय दिस इवनिंग दैट इट इज़ वेल गार्डेड। नंबर 1। नंबर 2, ये जो डर आता है वो डर आता है आपके मेंटल कंडीशनिंग से। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें घर से अकेले नहीं निकलना है, तुम्हें ये चीज़ अकेले नहीं जाना है, शादी होने के बाद जहाँ जाना है वहाँ पे पति के संग जाना है। ये अच्छी है, ये मैं इसको बुरा नहीं कहती हूँ, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इट शुड बी देयर। बट एज अ वर्किंग वुमेन यू शुड बी वेरी मेंटली टफ। आपको अगर चीज़ें मालूम हैं तो आपको सड़क पर अकेले चलने से डर नहीं लगना चाहिए। हमारा जो समाज है, मुझे लगता है ट्रांजिटरी फेस है, मैंने पहले ही कहा था। अभी एक घर से बाहर निकली महिला को अपने बगल में बैठ के काम करते देखते हुए वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में आने में समय लगेगा, बट आएगा ज़रूर। आप देखेंगे कि आज की जो हमारी नई जनरेशन है उसमें जितने हमारे बॉयज़ हैं वो काफ़ी उदार हृदय हैं और काफ़ी, क्योंकि वो कोएड एजुकेशन से निकल कर आए हैं, उनको मालूम है कि हम जितना पढ़ते हैं बच्चियां इससे ज़्यादा पढ़ती हैं। वो एक काम काज में जिस परिवेश में काम कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारी महिला कोलीग हमारे बराबर का काम करके देती है, तो वो एक्सेप्टेंस आ रहा है। और इस जनरेशन के बाद मुझे लगता है फिर इस तरह की बातें बेमानी हो जाएंगी एंड वी विल बी अ गुड सोसाइटी, बिलीव मी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, बस लास्ट सवाल जी, बोलिए। मैम मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सेफ्टी का जो सेशन है ये सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? क्यों हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और बॉयज़ को ये सेशन क्यों नहीं दिया? वो सिर्फ इसलिए है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम महिलाओं के बीच में बैठ के बात कर लें, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको जितना तेज तर्रार शेरनी जैसे बना देंगे, उसके बाद आप बिलीव करिए मेरे अगले कार्यक्रम में बच्चे आपके मेल काउंटर पार्ट्स आके हमसे पूछेंगे कि थोड़ा सा हमें भी बचाव के तरीके बता दीजिए। बट जब लड़की रिप्लाई कर देती है ना, अगर 2-3 को कर देगी देन दे विल लाइक अरे ये तो लड़ाका है, डोंट टॉक टू हर, शी विल फाइट। सो व्हाट, दैट्स नॉट अ वेरी बैड कैप्शन टू हैव, इज इट? मैम एक लास्ट सवाल है प्लीज़। मैम ये बोल रही थी कि ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, आप बोल रहे हो साइबर क्राइम वगैरह वगैरह, तो ज़्यादातर फेक अकाउंट्स लड़कियों के क्यों बनते हैं? कुछ भी हो करता है, मतलब वो मेरी पर्सनल लाइफ है कि मैं प्राइवेट रख रही हूँ, पब्लिक रख रही हूँ, कुछ भी रख रही हूँ, बट ये हमेशा लड़कियों का ही फेक अकाउंट्स क्यों बनता है, बॉयज़ का क्यों नहीं बनता है? मतलब वो लोग ही ऐसा क्यों? I will call it a phase of hormonal disbalance. That's all. Number 1. Number 2, आप अपनी लाइफ में इतनी खुश हैं कि आपको दूसरों के इस तरह के अकाउंट देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। That's all. Ma'am, I have one last question. Yes, please. जब लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पॉश की बात करते हैं, बट देन देयर इज अ फियर कि हमें सोशल आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा एट वर्क प्लेस, क्योंकि बहुत बार देखिए पॉश जो है वो जेंटलमैन्स के लिए भी है, ये आप मान के चलिए। सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें 376 में इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक एनी मोर नाउ। नंबर 1। बट आई एम टॉकिंग एज अ फीमेल कि जब हम कंप्लेंट फाइल करने वाले होते हैं उससे पहले एक थॉट आता है कि हमें सोशल आइसोलेशन। देखिए जब आप किसी में आगे बढ़ा के कंप्लेंट करने का कदम उठाते हैं तो यू आर साइलेंटली ब्रिंगिंग इन अ रेवोल्यूशन। आप एक क्रांति उस पूरे माहौल में ला रहे हैं, और क्रांति का आगाज जहाँ पे होता है थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होना लाजमी है। मतलब ये भी एक फेज है, हाँ, आने ये वाले फेज है, ये हम टाइम में लोगों ये ने भी देखा रेलेवेंट हो है, जाएगा। ये हम लोगों ने खुद भी महसूस किया है। जब भी कोई क्रांति शुरू होती है साइलेंट क्रांति है। आप देखिए आज की तारीख में जितने महिला सेंट्रिक मिशन शक्ति चलने के बाद से आपने गाँव में, शहर में, मोहल्ले में एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखा है। लोगों ने, महिलाओं ने तय किया कि हमें वोट कैसे देना है, महिलाओं ने तय किया हमें गवर्नमेंट की किस योजना में जाके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। दे आर टेकिंग देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस। जब आप एक डिसीजन लेते हैं कंप्लेंट करने की, यू आर पेविंग वे फॉर अदर वुमेन। ये एक साइलेंट क्रांति मैं इसको मानती हूँ। शुरू में ऑकवर्डनेस होगी, लेकिन बाद में जब चीज़ें सुगम हो जाएंगी तो आपका कॉरपोरेशन भी आपके प्रति थैंकफुल रहेगा कि उसने आपको, आपके माध्यम से एक सेक्सुअल प्रेडेटर को अपने कॉरपोरेशन से हटाया। कोई भी कॉरपोरेशन बैड एलिमेंट्स को जगह देने नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसकी पब्लिक इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर एंड योर एनकरेजिंग वर्ड। थैंक यू ऑल द लवली ऑडियंस। जोरदार तालियां हो जाए। और
नेटवर्क 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है कि आप हमारे बीच में आए और आपने ये सारी बातें हमारे कोलीग्स को बताई और उनके अंदर एक अलग एनर्जी का आज संचार हुआ है मुझे लगता है। और जिस साइलेंट क्रांति की आपने बात की है, इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।